हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस चैनल पर हम स्टडी कर रहे हैं अभी क्लास 12 का। क्लास 12 के बच्चों को इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम आज बताएंगे फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से अंतिम कड़ी, लास्ट जो कुछ बचा हुआ। Dear student, we had already discussed what is reproduction. हमने इसके पहले पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन के वेरियस तरीके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों का हम वर्णन कर रहे हैं। टाइम बेहद कीमती है। आज हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसका पिछला वीडियो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ही था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसको एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सका। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर समझते हैं चीजों को, तो धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएंगी। कीमती समय को है और कीमती समय को देखते हुए मैं सीधे आपको स्टडी पर ले चलता हूं, समय की बर्बादी को रोकते हुए। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल, इन सब चीज को भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हम रिप्रोडक्शन का एंट्री देखे हैं, रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश की है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। ये दो डिफरेंट गैमीट क्या है बच्चों? एक तो मेल गैमीट और दूसरी फीमेल गैमीट। देखिए, यह मान लो स्पर्म है मेल का, यानी इसे बोलेंगे मेल गैमीट, और यह मैं यफ लिख रहा हूं। यफ का मतलब फीमेल। यह जो है फीमेल की गैमीट है, जो कि ओवम बोलते हैं, अंडे को बोलते हैं। तो यह जो स्पर्म है बच्चों, जब यह स्पर्म ओवम से जब फ्यूज हो जाएगा, यानी दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे, स्पर्म और ओवम में जब मिलन हो जाएगा, फ्यूजन होगा, जुड़ जाएंगे, यही प्रोसेस तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। एक चीज और बताया गया था, आपको लर्न होगा कि यह जो गैमीट होते हैं मेल और फीमेल, इनमें क्रोमोसोम की संख्या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की आधी होती है, हाफ होती है, क्योंकि ये जन्म कोशिका है और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या है? आधी होती है। इसके लाभ क्या है, इसको मैं यही समझा देता हूं आपको। जैसे देखिए बच्चों, इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। जैसे मैं मानव की बात करूं, आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी इज 46। 23 जोड़ा 46 क्रोमोसोम होते हैं मानव में। अब जो स्पर्म जो होगा मेल गैमीट, उसमें तो आधी क्रोमोसोम होगी 23। फीमेल की गैमीट ओवम है, तो उसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। अब देखिए, यह मेल गैमीट है, स्पर्म में एरो इसलिए देता हूं क्योंकि स्पर्म के अंदर एक खासियत होती है, स्पर्म गति करेगा, तेजी से फास्ट गति करने की क्षमता रखता है। स्पर्म के अंदर मोशन पाई जाती है। यह मोशन पाने के लिए एनर्जी का यूज करता है। क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि स्पर्म में एनर्जी आती कहां से है? स्पर्म में एनर्जी आने का सोर्स क्या है? नहीं जानते? स्पर्म में एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। सबसे ज्यादा एनर्जी देने का काम कोई करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। और यह जो स्पर्म है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे मानव के प्रजनन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे बच्चों मैं आपको सीधे बताना चाहता हूं कि स्पर्म के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया देती है एनर्जी, जिससे स्पर्म गति करता है। स्पर्म की साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। और यहां पर देखो, एक बड़े आकार का अंडा पाया जाता है, जिसको ओवम बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। यह ओवरी से निकला है, अंडाशय से निकला है, मादा में, फीमेल में। तो जो स्पर्म होते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम 23, और फीमेल के ओवम में भी जो क्रोमोसोम होंगे उनकी नंबर होगी 20
अब ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, आपस में कोलाइड होंगे, आपस में जुड़ेंगे, जब इनके बीच बच्चों कोलिजन हो जाएगा, फ्यूजन होगा, जुड़ेंगे, तो इसका 23 और इसका 23 यानी मेल और फीमेल के 23 क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाएंगे और टोटल क्रोमोसोम हो जाएगा 46। वह कैसे, यहां पे देखो, यह जो स्पर्म है, यह मान लो यहां पे आ गया, स्पर्म जब फीमेल से फ्यूज करेगा तो स्पर्म का 23 और ओवम का भी 23, तो दोनों मिल के हो जाएंगे क्या, 46 क्रोमोसोम। और जब ये दोनों सेल मिल जाते हैं बच्चों, ये मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिल जाते हैं तो दो सेल नहीं रहते थे, दोनों सेल मिलकर एक नए सेल का निर्माण करते हैं और इस नए सेल को बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, दोनों युग्मक आपस में मिले, युग्मक जब आपस में मिलेंगे यानी गैमीट, तो बनाएंगे एक सिंगल सेल जिसका नाम है जाइगोट। तो आपसे मैं पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट, जाइगोट में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, क्या होगी, 46। ये 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम जाइगोट में आते कहां से हैं बच्चों, तो 23 मेल गैमीट से और 23 फीमेल गैमीट से। यह मैं एग्जांपल दे रहा हूं मानव का। यदि मान लीजिए मानव की जगह कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, तो उसमें जितने गुणसूत्र होंगे उसकी आधी गुणसूत्र उसके युग्मक में गैमीट में होंगे और जो नया जाइगोट बनेगा उसमें मेल फीमेल के दोनों के गैमीट आपस में जुड़ जाते हैं और यह जो जाइगोट होता है वहां से एक नए बॉडी का, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना शुरू होता है, गर्भाशय के अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीवन है वह स्टार्ट होता है कहां से, जाइगोट से, युग्मनज कोश से। सिंगल लार्जेस्ट सेल जाइगोट होती है जहां से शुरुआत हो जाता है बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ की। यहीं पर मैं आपको चीज और बताना चाहूंगा कि जब डेवलपमेंट होती है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें नए बेबी का जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड बॉडी होगा, शरीर के अंदर, जैसे काऊ में, बफेलो में, मानव में भी, पिग में भी, रैट में भी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां यह डेवलपमेंट शरीर के बाहर होते हैं, यानी वो अंडे के रूप में होते हैं बच्चों, खास करके एक्वाटिक एनिमल्स में जो पानी में रहने वाले जीव हैं। और कुछ जीव क्या करते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है तो उनके अंदर जब ग्रोथ होती है और तो जब ऑर्गेनिज्म को वो डिलीवर्ड करते हैं बच्चों तो दो तरीकों से करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सीधे अंडे प्रोड्यूस करते हैं उनको कहा गया है अंडाणु, जो प्रोड्यूस करते हैं अंडे उन्हें कहा गया है ओवीपैरस। ऐसे जो सीधे बेबी प्रोड्यूस करते हैं, नवजात शिशु को जन्म देते हैं, उनको कहा गया है बीबीपैरस। यानी इस हिसाब से जो मानव है वह बीबीपैरस है और जो चिड़िया होती हैं, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले, गिरगिट है, स्नेक है, कछुआ है, मछलियां हैं, यह अंडे प्रोड्यूस करती हैं बच्चों। तो अंडे जो प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे अंडजनक और जो यंग वन बेबी को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं जरायुज बीबीपैरस। आपको दोनों में अंतर पता है, आप कई बार पढ़े होंगे, नहीं जानते तो मैं यहां पर बता दिया। डेवलपमेंट के आधार पर भी ये अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, इनको हम डिटेल में अगले चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब क्या होती है लाइफ में, आइए यहां पे समझा जाए कि रिप्रोडक्शन के आधार पर लाइफ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को 3 से 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। क्या है वो कैटेगरी, आइए उसको समझ ले। जीवन को बांटा गया है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन 3 कैटेगरी में, यानी रिप्रोडक्शन के आधार पे लाइफ को 3 फेज में बांट दिया गया। पहला फेज क्या करता है ये समझते हैं। फर्स्ट फेज कह रहा है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, सेकेंड है रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट में आप देख रहे हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पहला प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है, प्री का मतलब होता है पहले, प्रथम, यानी रिप्रोडक्शन के पहले की लाइफ। आपको पता है कि जब कोई नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो वह तुरंत तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता,
धीरे धीरे उसकी बॉडी ग्रोथ करती है, उसके जो रिप्रोडक्शन के ऑर्गन हैं, पार्ट्स हैं, वो भी ग्रोथ करते हैं और एक ऐसा समय आता है जब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन रिप्रोडक्शन करने के पहले का जो समय है उसको कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। समझ में आ रही बात? यह पूर्व जनन भाग होता है किसी भी जीवन में और इस क्राइटेरिया में क्या होती है, शरीर की ग्रोथ काफी ज्यादा होती है, शरीर में काफी ज्यादा एनर्जी होती है और इसमें बॉडी की लंबाई तेजी से बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। सेकेंड फेज है बच्चों रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब वह एज ग्रुप जिसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। और ये कैपेसिटी कब शुरू होती है? यह कैपेसिटी शुरू होती है बच्चों जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है मासिक चक्र, पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। और थर्ड है बच्चों पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब वह एज, वह समय जब वह रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं रहता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब सिंपल कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। हालांकि जो मेल होते हैं बच्चों, पुरुष, उनमें स्पर्म फॉर्मेशन लगभग उनके बुढ़ापे तक यानी कि काफी ज्यादा समय तक चलता है। इसीलिए फीमेल जो होती हैं ऐसा माना गया है कि 50 ईयर के बाद मदर नहीं बन सकती क्योंकि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मेनोपॉज होता है। तो रिप्रोडक्शन के आधार पे 3 कैटेगरी बांटा गया है। किसी किसी बुक में 4 कैटेगरी दी गई है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बाद एक आता है फेज जिसको बोलते हैं सेंसेंट फेज। सेंसेंट का मतलब है कि धीरे धीरे लाइफ जीर्ण शीर्ण हो जाना, जितनी भी हमारी ग्रोथ हुई रहेगी, जो टिश्यू है, जो हमारे शरीर के अंदर कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जब इस साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा तो सेल क्या होंगी, सेल जो है टूट जाएंगी। सेल के टूटने से डिजेनरेशन होगा और धीरे धीरे शरीर का जो इम्यूनिटी है गड़बड़ हो जाएगी, हड्डियां कमजोर होंगी, आंखें धंसने लगेंगी, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाएंगी और तमाम तरह की दिक्कतें होंगी। और अंत में क्या होगा? अंत में यह जो हमारी बॉडी है बच्चों 5 तत्वों से जो मिलकर बनी है उसी 5 तत्वों में वापस मिल जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन यह कैटेगरीज को बांटा गया है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में। एक चीज और मैं यहीं पे बता दूं कि यह जो कैटेगरी बांटी गई है, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मुझे पहले ही बता देना था लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि क्या रिप्रोडक्शन को सजीव निर्जीव के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा सकता है? क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनमें जो सजीव है वो रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है उसका? मतलब यह कि जो निर्जीव है वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लेकिन सजीव कर सकता है। क्या इसको मेन क्राइटेरिया, मुख्य लक्षण, मुख्य बातें मान सकते हैं? तो बिल्कुल मान सकते हैं। बात सही है कि रिप्रोडक्शन कोई निर्जीव नहीं कर सकता, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है कि यदि कोई रिप्रोडक्शन करेगा तभी वो सजीव है, क्योंकि बहुत अधिक ऐसे स्ट्राइल मैन होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते, कभी वो बच्चे पैदा नहीं करते, लेकिन फिर भी वो क्या है? सजीव हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है कि कोई सजीव है, लिविंग है तो फिर वो रिप्रोडक्शन करता ही होगा या रिप्रोडक्शन उसके लिए मेन जरूरी चीज है। अब बच्चों ये जब फेज के बारे में आपको बता दिया तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगी एक बार फिर जानिए। ग्रोथ तेजी से होती है, रिप्रोडक्टिव फेज में भी ग्रोथ तेजी से होगी। रिप्रोडक्टिव फेज में ढेर सारे हार्मोन निकलने लगते हैं जैसे एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन मेल फीमेल में अलग अलग निकलते हैं और मेल फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में और क्या होंगे बच्चों? तो मेल का जो सोल्जर है ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा और जो उसके कमर के आसपास का जो एरिया है, पेल्विक रीजन जो होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा। फीमेल में क्या होगी? कमर के आसपास ज्यादा टिश्यू में फैट इकट्ठा होने के कारण उनकी जो कमर होगी थोड़ी सी वाइड हो जाएगी, वहां पे टिश्यू ज्यादा इकट्ठे होते हैं और उनकी सोल्जर नैरो हो जाएगी। दाढ़ी मूछ आपको पता है मेल में ग्रोथ करेगी, फीमेल में ऐसा नहीं होगा। आवाज कैसी होगी? फीमेल की आवाज पतली, मेल की आवाज भद्दी और मोटी हो जाती है। ये सारे बच्चों कैरेक्टर्स होते हैं मेल फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज में। और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में ये सारे टिश्यू, साइटोप्लाज्म धीरे धीरे गायब होंगे, रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी हो लॉस होना लगती है और लॉस होने के कारण रिप्रोडक्शन पे असर पड़ता है। और लास्ट एक और फेज है जो कि उसको मैं नहीं यहाँ बता रहा हूं लेकिन फिर भी आप जान जाओ, वह फेज कहलाता है जीर्ण शीर्ण अवस्था, सेंसेंट फेज।
जहां पे सारे टिश्यू वीक हो जाएंगे, हड्डियां वीक होंगी, आंखें वीक होंगी और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा आदमी। तो यह हमारी लाइफ क्या होती है, चलती रहती है और फिर कोई नवजात आता और ऐसे ही उसकी ग्रोथ होती रहती है। आइए यहीं पर एक समय से बच्चों साइकिल हम डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मिनेस्ट्रल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी है बच्चों। हार्मोन के ही असर के कारण जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दो तरह की साइकिल चलती है, स्पेशली फीमेल की मैं बात कर रहा हूं। एक साइकिल को बोलते हैं मिनेस्ट्रल साइकिल और एक को बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। तो जितने भी फीमेल होती हैं बच्चों उनमें दो तरह की चक्र चलता है साइकिल। बोर्ड पे मैं लिख दिया, एक तरफ है मिनेस्ट्रल साइकिल और एक तरफ है ओस्ट्रस साइकिल, एमसी और ओसी। मिनेस्ट्रल साइकिल जो होता है इसको बोलते हैं मासिक चक्र। तो नाम से पता चल रहा है ऐसा चक्र होगा जो हर माह, हर मास, हर मंथ में आता होगा। इस साइकिल का जो ड्यूरेशन है बच्चों, अवधि है, वह 27-28 दिनों का होता है और यह जिनमें होता है उनको बोलते हैं प्राइमेट। यह किसमें होगा, तो यह होगा ह्यूमन में, यानी कि जो नर और मादा जो बनी है ह्यूमंस में, तो जो ह्यूमन की जो फीमेल है बच्चों उनमें होगा। यानी फीमेल्स में होने के साथ साथ जो फीमेल मंकी होती है और जो फीमेल लंगूर होता है एक, उनमें होता है। यानी इसके जो एग्जाम्पल है वह है ह्यूमन, एक, मंकी। लेकिन इन तीनों में क्या मेल में, नो नो नो, ओनली इन फीमेल। यानी यह जो मिनेस्ट्रल साइकिल है ह्यूमन एक और मंकी के फीमेल्स में होती है। साइकिल का ड्यूरेशन क्या है बच्चों, 28 डे। साइकिल होती ही क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ मिनेस्ट्रल साइकिल, क्या जरूरत है, तो मिनेस्ट्रल साइकिल इसलिए होती है कि इस साइकिल में ही अंडों का निर्माण होता है। साइकिल का जो बीच सब समय होता है 10 से 14वां दिन, उसी के बीच अंडे या ओवम के फॉर्मेशन होते हैं। और यह जो अंडे होते हैं बच्चों, यही अंडे वेट करते हैं स्पर्म का। यानी इनके अंदर जो साइकिल है रेगुलर चलता रहेगा। कब से कब, जब इनका साइकिल स्टार्ट होगा 13-14 साल की एज में फीमेल में होती है स्टार्ट, 45 से 50 साल तक सीज बंद होती है। दूसरी साइकिल ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल को बोलते हैं पीरियड ऑफ हीट, गर्म समय, पीरियड ऑफ हीट। आप देखते होंगे बच्चों जो कैटल्स होते हैं, कैटल का मतलब पालतू जानवर, जैसे कि बफेलो, डंकी और काऊ, इसके अलावा सुअर भी, इनमें क्या होता है, मानव की तरह हर मंथ अंडे नहीं बनते हैं। अंडाणु का निर्माण हमेशा नहीं होता है। किसी साल भर के समय में, एक वर्ष के भीतर, या किसी किसी जानवर में 1.5 से 2 साल के भीतर एक निश्चित समय में 10 से 15 दिनों तक इनकी वो साइकिल रहती है जिस समय अंडे बनते हैं। और उस समय जब अंडे बन जाते हैं तो उस समय के साइकिल को बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। यानी यह चलता है ओस्ट्रस साइकिल कैटल्स में बच्चों। कैटल जब मैं बोलूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं काऊ को, बफेलो को और ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स को जो पालतू जानवर है। या यूं समझिए कि मानव, बंदर, लंगूर, चिंपैंजी को छोड़कर लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में ओस्ट्रस साइकिल होती है। ओस्ट्रस साइकिल में क्या होता है कि यहां पे एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। यह हार्मोन काफी ज्यादा निकलता है और जब यह हार्मोन ज्यादा निकल जाएगा तो यह हार्मोन क्या करता है, इन जानवरों के अंदर अंडाणु को बाहर की तरफ निकालता है, इनके अंडाशय से, ओवरी से। और फिर ये अंडाणु वेट करते हैं किसी मेल पार्टनर के स्पर्म को। और जब ये मेल पार्टनर का स्पर्म के लिए वेट करेंगे तो इनके शरीर से हार्मोन की तरह कुछ और चीजें निकलती हैं बच्चों। जो हार्मोन की तरह और चीजें निकलती है उनका नाम है फेरोमोन। हाँ, आप क्लियर सुनिए, उसका नाम है फेरोमोन। यह जो फेरोमोन होते हैं, इन फेरोमोन के बारे में आप 11th में पढ़े होंगे। फेरोमोन हार्मोन की तरह स्ट्रक्चर होता है जिनमें एक स्पेशल महक होती है। तो जब एक फीमेल निकालती है
एस्ट्रोजन हार्मोन के चलते अंडाणु, तो इनका मेल पार्टनर दूर से ही महक लेता है। क्या महकेगा? फेरोमोन को, और समझ जाता है कि किसी फीमेल को उनकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, और वह उस फीमेल तक पहुंच जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई एक फीमेल जानवर है और ढेर सारे मेल जानवर उसके आसपास इकट्ठा होते हैं। इसका यह कारण होता है कि सभी मेल जानवर के पास क्या आ जाती है बच्चों? उनके पास वो स्मेल आ जाती है फेरोमोन की। तो आप समझ गए ओस्ट्रस साइकिल और मिनस्ट्रल साइकिल। मिनस्ट्रल साइकिल भी हार्मोन के ही कारण होता है और इसमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन का ज्यादा रोल है। तो यह हार्मोन और मिनस्ट्रल साइकिल को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ये रहा बच्चों आज आपका फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप लगभग हर चीज के बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन के रूप में जान ही गए हैं। अब तक आपने क्या सीखा है 5 मिनट में हम दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे। हमने बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सीखा है कि रिप्रोडक्शन जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए, ताकि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन के लोगों की संख्या मौजूद हो, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को क्या कर जाना है? डेथ कर जाना है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? धरती से विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, स्पीशीज नहीं मिलेगी। रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी चीजें हैं? तो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी चीजें हैं गैमीट का होना, मेल और फीमेल गैमीट का होना। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेता है ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जिसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, उनको बोलते हैं एसेक्सुअल। यदि 2 पेरेंट हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, जहां पे छोटे छोटे प्लांट जड़ तना पत्ती से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है कि गैमीट में गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम की संख्या कुल गुणसूत्र की टोटल क्रोमोसोम्स की आधी होती है, और बाकी कोशिकाओं में पूरी की पूरी गुणसूत्र पाई जाती है। मेल फीमेल गैमीट में आपने अंतर भी जाना कि मेल गैमीट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिस कारण वो तेजी से गति कर लेते हैं। फीमेल गैमीट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होती नहीं है और फीमेल गैमीट गति नहीं करती है। मेल गैमीट छोटी होती है साइज में, फीमेल गैमीट बड़ी होती है। आपने ये भी जाना कि जो ऑर्गेनिज्म अंडे प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे प्रोड्यूस नहीं करते, जो बच्चे सीधे पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं विविपेरस या जरायुज। आपने ये भी जाना अगला कैरेक्टर कि रिप्रोडक्शन सजीव का कैरेक्टर तो है, लेकिन 100% डिफाइन कैरेक्टर नहीं। ऐसा नहीं कि निर्जीव सजीव को अंतर कर दे रिप्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे सजीव ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। आपने यह भी जाना कि रिप्रोडक्शन के आधार पर जीवन को कई फेज में बांटा गया है। पहला फेज क्या है बच्चों रिप्रोडक्शन में? हमने देखा कि वह समय जब रिप्रोडक्शन के पहले का समय जहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। दूसरा फेज रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें हार्मोन की ग्रोथ होती है, हार्मोन ज्यादा निकलते हैं। और थर्ड फेज है रिप्रोडक्टिव के बाद वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें हमारे हार्मोन कम निकलते हैं, टिश्यू डिजेनरेट होना शुरू होता है और धीरे धीरे शरीर हमारी क्या होगी? कमजोर होगी, जीर्ण शीर्ण होते हुए शरीर वापस मिट्टी में मिल जाएगी, 5 तत्वों में मिल जाएगी। आपने यह भी जाना इसी के साथ कि मिनस्ट्रल साइकिल चलती है मंकी, लंगूर, चिंपैंजी और मानव के फीमेल में, मादा में। इनके अलावा जो बाकी जानवर हैं उनमें चलता है पीरियड हीट का, जिसको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल जब ज्यादा होने का मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन उस समय ज्यादा। बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर को यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए काफी डिटेल में समझाया है, प्लस आईसीएसई बोर्ड में भी। लगभग सबका कॉमन सिलेबस है, तो मैं हिंदी अंग्रेजी इन सारे वर्ड का अच्छे ढंग से यूज किया हूं, ताकि जो जिस मीडियम का स्टूडेंट हो उसको मेरी बातें समझ में। इसी चैप्टर के बच्चों हम क्वेश्चन भी करेंगे, हमने आपसे प्रॉमिस किया था, तो क्वेश्चन को भी हम कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ आप करिए सॉल्व। मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय। आप घर पे पढ़ते रहिए, कीप स्माइल, हैव ए गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लो। हर तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और रेगुलर वीडियो तो मिल ही रहा है। थैंक यू।